सो गाइस 3 साल बाद सेम ओल्ड अराउवो, सेम ओल्ड यूसीएल नाइट, सेम ओल्ड रेड कार्ड। मतलब अराउवो और यूसीएल का एक अलग ही भाई रिलेशन है। यूसीएल का मैचेस होगा तो अराउवो बारसा के एगेंस्ट ही खेलेगा, बारसा के साथ नहीं खेलेगा। मतलब चलिए 3 साल पहले की बात तो फिर भी समझ में आता है। 3 साल बाद जब झगड़ा हुआ था अराउवो एंड गुंडोगान के बीच में, अराउवो का वो कंट्रोवर्शियल रेड कार्ड को लेके, तो उस टाइम माना जाता था कि अराउंड 22-23 ऐसा उम्र का था। अभी 26 साल का हो आप बरसा के वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन हो, ऐसा माना जाता है। एंड यस, आप सेकेंड चॉइस कैप्टन हो बरसा के। आपके बाद आता है फ्रैंकी डियोंग, आपके बाद आता है राफिना। तो इन लोगों से ज़्यादा ही तो हम लोग आपसे उम्मीद होगा ना पूरे टीम का। लेकिन आप क्या करते हो, आप उस जगह पे पूरे टीम को फंबल कर देते हो एक एम मोमेंट पे आके। मतलब पूरे मैच का भाई 44 मिनट चल रहा है, 1 मिनट बचा है बस, हाफ टाइम ख़त्म हो जाता है। तो फिर आप जो है, हम लोग सेकेंड हाफ में वापसी कर सकते हो चेल्सी के अगेंस्ट। आप ऑन 0 से डाउन हो, इस टाइम पे और डाउन नहीं करना है अपनी टीम को, अपनी टीम को भाई पंप करना है। लेकिन नहीं, आप क्या करते हो, आप पहले से एक येलो कार्ड में हो एंड उसके बाद आप जाते हो भाई क्लियर टैकल करते हो एकदम बंदे के पास, बंदे को पैर में मारते हो, बॉल में मारने का कोई मौका ही नहीं था उस जगह पे, एंड आप दूसरा येलो कार्ड लेके, रेड कार्ड लेके चले जाते हो। एंड ऐसा नहीं है कि आप जो पहला येलो कार्ड लिया वो भी किसी मतलब बढ़िया रीज़न की वजह से लिया, नहीं। आपने पहला येलो कार्ड क्या किया, आपने रेफरी के साथ जाके बकचोदी किया, रेफरी के साथ जाके उल्टा सीधा बातें किया कि ये फाउल है, वो फाउल है, ये है, वो है, 2 फाउल, और फिर जाके आपने झगड़ा करके वहाँ पे फाउल कलेक्ट किया। तो अब इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता ना कि आप पहला रेड कार्ड बिना किसी, पहला मतलब येलो कार्ड बिना किसी वजह से ले रहे हो, सेकेंड येलो कार्ड मतलब बिल्कुल ही बकचोदी करके ले रहे हो, एंड फिर आप रेड कार्ड लेके भाई चले जाते हो मैच छोड़ के। एंड आप क्या करते हो, आप अल्टीमेटली हमारे टीम को डाउन करके छोड़ देते हो ऑन मैन, जबकि हम लोग पहले ही पील रहे थे पूरे हाफ। अब सेकेंड हाफ में वापस तक कोई चांस ही बचा नहीं रहता। सेकेंड हाफ में हम क्या कर सकते हैं, बस इतना ही कर सकते हैं सेकेंड हाफ में कि हम और गोल कंसीडर ना करें। अब इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं। अगर फास्ट हाफ की बात करें तो देखो इस फास्ट हाफ में ऐसा हो रहा था कि पहले के 10 से 15 मिनट ऐसा था, ना चेल्सी अच्छे से खेल पा रहा था, ढंग से पोजीशन रख पा रहा था, ना बार्सिलोना ढंग से पोजीशन रख पा रहा था। सो बेसिकली ऐसा हो रहा था कि चेल्सी बार्सिलोना बहुत काउंटर अटैक पे जा रहे थे एंड काउंटर अटैक पे गोल बनने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि कुछ ही मिनट के अंदर फेरान टोरेस के पास एक ऑन वन चांसेस था गोलकीपर के साथ, जो कि उसने मिस कर दिया। चल फिर भी सही है। उसके बाद चेल्सी को ने भी 1-2 गोल मारा एंड पूरे मतलब मैच को अगर आप एनालाइज करोगे तो चेल्सी ने पता है 4 गोल मारा, चारों के चारों हमने ऑफसाइड कैच किया, लेकिन कैच करके भी क्या फ़ायदा हुआ। फर्स्ट हाफ में ऐसा था कि चेल्सी हमारे प्लेयर्स को बीट कर रहे थे भाई इजीली, बिकॉज हमारे पास अच्छे प्लेयर्स नहीं थे, पेद्री जैसे प्लेयर्स नहीं थे, तो हम उसके प्लेयर्स को ब्रेक नहीं कर पा रहे थे। तो हम क्या कर रहे थे, हम बेसिकली काउंटर अटैक पे जा रहे थे। अब हम अगर काउंटर अटैक पे जाएंगे तो पैसी बात है, काउंटर अटैक पे हमारे पास रनर्स होना चाहिए, जो कि हमारे पास कल नहीं था। एक ही रास्ता और फेरमिन लोपेज, और हमने स्टार्ट किसको किया था, फेरान टोरेस को स्टार्ट किया था। बिकॉज हांसी फ्लिक का स्ट्रैटेजी देख के ऐसा लग रहा था कि शायद से वो काउंटर अटैक पे नहीं जाना चाह रहा था, वो पोजीशन बेस्ड फुटबॉल खेलना चाह रहा था कल के मैच में। एंड ऑन टू जो टचेस है, ऑन टू जो पासेस है, जो फेरान टोरेस लैंडोस के साथ में करते, वो सब करने की कोशिश करते थे। लेकिन कल ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ। तो हम क्या करें, अल्टीमेटली हम अपने सेकंड ऑप्शन पे गए, जो कि है रन इन बिहाइंड डालो एंड बॉल फेंको। बॉल तो अच्छा अच्छा फेंक रहे थे हम लोग, लेकिन 1-2 जो बॉल हमने फेंका उसमें भी फेरान टोरेस को ज़्यादा देर बॉल जा रहा था, फेरान टोरेस के पास पेस नहीं है तो बॉल पकड़ नहीं पा रहा था। और दूसरी जो प्रॉब्लम ये आ रहा था कि बॉल फेंकने के लिए प्लेयर्स भी तो नहीं है हमारे पास पेद्री जैसे प्लेयर्स नहीं है बॉल फेंकने के लिए। हमारे पास पिछले सीजन का वही सेम प्रॉब्लम हमारे पास है, जो कि बॉल प्लेइंग सेंटर बैक नहीं है। एरिक गार्सिया को हमने डिफेंसिव मिडफील्डर रोल में खिलाया, तब वहाँ से उसके पास तो एक एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, तो बॉल फेंकना तो अब उसके लिए पॉसिबल नहीं है। अब बॉल फेंकना किसके लिए पॉसिबल है, हमारे सेंटर बैक्स के लिए। तो कुबारसी जो अकेला बॉल फेंक सकता है, अराओ तो बॉल फेंक नहीं सकता। तो इसीलिए हम लोगों का डिसीजन ऐसा हो रहा था, एंड शायद से ऐसा समझ में भी आ रहा था कि हंसी फ्लिक शायद से रोनाल्ड अराओ को हटाने वाला है सेकंड हाफ में, एंड उसके जगह पे एरिक गार्सिया को शिफ्ट करेगा सेंटर बैक में, एंड डिफेंसिव सेंटर बैक रोल में हम लोग कसाडो को लाएंगे। सबसे पहले बात, कसाडो को लाने का क्या हम लोगों को मतलब कौन सा एडफ्रोज मिलेगा, कौन सी ये मिलेगा कि भाई कसाडो का गेम टाइम ज़्यादा नहीं मिला है, एंड इतने बड़े बड़े प्लेयर्स, दिग्गज प्लेयर्स जो कि रीस जेम्स, कसाडो, इनके जैसे एंजो फर्नांडिस, इनके जैसे प्लेयर्स के अगेंस्ट तो कैसे खेलेगा। लेकिन जो प्रोज है बहुत सारे हैं। सबसे पहला बात तो ये है, कसाटो जो है एक डिफेंसिव सॉलिडिटी का, बिकॉज कसाटो इज़ ए डिसरप्ट काइंड ऑफ प्लेयर। वो कहीं पे भी जाके अपना घुटना वुटना लगा के भाई बॉल छीन लगा प्लेयर से, जो हमें चाहिए, बिकॉज बहुत ज़्यादा अटैक पड़ रहे थे हमारे डिफेंसिव में।
एंड नेक्स्ट जो है कसाटो का लॉन्ग बॉल प्लेइंग एबिलिटी। भाई कसाटो आप मानो या ना मानो, कसाटो का बॉल प्लेइंग एबिलिटी हम लोग बहुत ज़्यादा अंडररेटेड तरीके से देखते हैं। बंदे कितना अच्छा अच्छा लॉन्ग बॉल्स फेंक सकते हैं, हम उसको खिला सकते थे कल के मैच में। लेकिन गाइस ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ, बिकॉज अब जब रोनाल्ड अराउjo रेड कार्ड ले लेता है 44 मिनट पे और हम लोग ऑलरेडी ऑन 0 गोल से डाउन है उस टाइम पे, तो हाफ टाइम होने के बाद अब हम जब वापस आ रहे हैं तो हमारे पास सब्स्टिट्यूशन का ऑप्शन क्या बचता है? हमारे पास मिडफील्ड में तब रहता है सिर्फ फेरमिन लोपेज और फ्रेंकी de Jong। अब दोनों को ही हम लोग सब आउट नहीं कर सकते। ऑब्वियस ही बात है भाई, फेरमिन लोपेज का अच्छा गेम नहीं जा रहा, ठीक है, लेकिन भाई फेरमिन लोपेज का अच्छा गेम ना जाने के पीछे तो रीज़न कुछ और है, उसको बॉल नहीं मिल रहा है। तो अभी जब एरिक गार्सिया सेंटर बैक रोल में आ चुका है एंड कुबारसी सेंटर बैक रोल में आ चुका है, तो अब ऐसा हो सकता है कि शायद से इन लोगों का बॉल जो डिलीवर करे, जो आप टॉप एरियल बॉल्स डाले, उसमें रन्स इन बिहाइंड फेरमिन लोपेज लगा सकता है, बिकॉज फेरमिन लोपेज तो रन्स इन बिहाइंड अच्छा निकाल रहा था। आप बात करें अगर फेरन टोरेस को, तो उसकी जगह पे हमने रैशफोर्ड को साबिन किया, ठीक है भाई, चलो सब कुछ चंगा है। लेकिन दिक्कत क्या आ रहा था? दिक्कत ये आ रहा था कि भाई हम लोगों को करना क्या है, मैन टू मैन प्रेस करना है, ये हमारा स्टाइल है। तो हम मैन टू मैन प्रेस अगर करने जाएंगे तो एक बंदा तो ऐसे ही हम कम हुए, तो भाई एक बंदा तो ऐसे ही चेल्सी का निकल जाता है। एंड उसके चक्कर भाई एक बंदा जो निकल जाता है उसको पकड़ने के चक्कर में भाई हम और 4 बंदों को छोड़ दे रहे हैं। और खास करके भाई इस्तेभाव, भाई क्या ही बढ़िया प्लेयर है भाई। सेकंड गोल जो मारा इस्तेभाव ने भाई, मतलब देख के मज़ा आ गया। मैं चेल्सी के सेकंड गोल की बात कर रहा हूँ। मतलब भाई किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना बढ़िया तरह से वो गोल मारेगा। मतलब काल के मैच में लमीन यमाल वर्सेस इस्तेभाव अगर लगा दोगे ना भाई, तो ऑब्वियसली मैं मानता हूँ लमीन यमाल का सबसे ज़्यादा ड्रिबल कंप्लीट था। चलो ठीक है, पूरे मैच में उसने कुकुरेला को भाई बीट किया। हालांकि कुछ कुछ जगह पे सेकेंड हाफ में ऐसा लगा कि कुकुरेला उसके पॉकेट में थे, ठीक है, आई मीन उल्टा बोल दिया, शायद कुकुरेला के पॉकेट में लमीन यमाल घुस गए थे, ऐसा लग रहा था सेकंड हाफ में, बिकॉज लमीन यमाल को सपोर्ट करने वाला कोई नहीं था। लमीन यमाल के साथ ऑन भी 2 हो रहा था, 2 भी 3 हो रहा था लमीन यमाल के साथ कुकुरेला के साथ, तो ऐसा सीन हो रहा था। लेकिन गाइस फिर भी मैं कहूँगा कि भाई आप अगर जो मतलब सबसे ज़्यादा मैटर करते हैं एक मैच में, कितने गोल स्कोर किया आपने, कितना ज़्यादा असिस्ट प्रोवाइड किया आपने, कितना ज़्यादा एफोर्ट दिया अपने मैच में, तो वो तो मैं कहूँगा कि भाई इस्तेभाव ने दिया। 100/100 मिलना चाहिए बंदे को। बंदे ने बेहतरीन खेला भाई, इतने ज़्यादा अटैक किया बंदे ने। 3 प्लेयर्स को, बल्दे को, कुकुबार्सी को, जोआन गार्सिया को, तीनों के तीनों को शॉक करके रख दिया ड्रिबल करके। और क्या ही भाई फिनिशिंग किया, बेहतरीन। हालांकि जोआन गार्सिया और बेहतर कर सकता था उस जगह पे, लेकिन भाई फिर भी आप कितना ही डिपेंड करोगे एक गोलकीपर से? आपको इतना ज़्यादा गोल बचाया है उसने कल, पता है। एंड साथ ही साथ आपका ये भी एंड साथ ही साथ आपका जो ऑफसाइड गोल्स तो भी है ना, अपने 4 ऑफसाइड गोल्स कल खाए। 4 ऑफसाइड गोल्स मिला रहते तो भाई शायद 7 या 6 गोल शायद हो जाते हमारे। इतने ज़्यादा गोल हम खा रहे थे कल। चलो अच्छा है कि ऑफसाइड कैच किया हमने उन 4 गोल्स में, नहीं तो और भी भाई बहुत गोल खा लेते हम लोग। तो भाई सेकेंड हाफ में हमने क्या क्या बाद में जाकर फेरमिन लोपेज को हटा दिया, हमने लेवांडोव्स्की को हटा दिया, हमने रफीना को लाया, एंड हमने क्या क्या क्रिश्चियनसन को लिया डिफेंसिव मिडफील्डर रोल में। अब भाई इस चीज़ पे मैं क्वेश्चन ज़रूर उठाऊंगा। आई नो क्रिश्चियनसन अच्छा है, ठीक है, उस टाइम पे हम 2 गोल ऑलरेडी खा चुके हैं, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है मैच जीतने का। लेकिन एट हॉट बेसिस भाई हंसी फ्लिक क्रिश्चियनसन को ले आ रहा है कल। मतलब किस लिए भाई? क्रिश्चियनसन के पास सिर्फ डिफेंसिव एबिलिटी है, तो फिर क्या हंसी फ्लिक 80 मिनट के आसपास ऐसा सोच लेते कि भाई 10 मिनट है, 10 मिनट में हम 2 गोल नहीं मार सकते 10 मिनट के साथ? पॉसिबल नहीं है, ऐसा तो नहीं है ना भाई। आप अगर रफीना के सब इन कर रहे हो तो रफीना को थोड़ा पहले सब इन कर सकते थे आप, 70 मिनट में ना करके आप हाफ टाइम में रफीना को सब्स्टिट्यूट कर देते ना। क्या दिक्कत है भाई? रफीना को इंजरी से रिटर्न कर रहे हैं, लेकिन रफीना आने के बाद पूरा इंटर्न देखा मैच में कि हम इस मैच में भी जीत सकते हैं। बंदा अटैक कर रहा है, बंदा डिफेंस कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, एंड यही तो होता है भाई कैप्टेंसी मेंटालिटी। अराओ के जैसे नहीं है कैप्टेंसी मेंटालिटी कि आप रेड कार्ड खा के मैच से निकल जाओ, आप उठ जाओ, अपने टीम को इन्फीरियर छोड़ दो, अपने 10 बंदे को, अपने 10 वॉरियर्स को आप छोड़ दो। एक राजा क्यों होता है? एक राजा इसलिए होता है कि सामने जाके वो युद्ध करते हैं, इसलिए उसको राजा कहते हैं। ऐसा नहीं है कि आप पीछे से मतलब हाथ ताली वाली बजाओ स्टैंड से बैठ के और अपने टीम्स को बोलो हाँ खेल खेल, तुम लोग जाके खेल, हम बैठ के देख रहे। ऐसा नहीं होता। राजा होता है जो आप टॉप आपको लीडरशिप देता है, वो होता है भाई रफीना हमारे लिए। एंड रफीना का अच्छा गेम था कल भाई। रफीना मतलब अपना दिल खोल के खेल रहा था भाई, मतलब मैच को किसी तरह से जीतना है। एंड लास्ट का कुछ मोमेंट्स हमने देखा भाई, रफीना रशफोर्ड अच्छा कंबाइन कर रहे थे, साथ में फ्रेंकी de Jong अच्छा कंबाइन कर रहे थे, लेकिन वहाँ पे क्या ज़रूरत है भाई क्रिश्चियनसन लाने का? मुझे ये समझ में नहीं आया। जब गोल खा ही रहे थे भाई, तो 1 गोल खाया 10 गोल खाया, क्या दिक्कत जाता है भाई? हम लोग हार ही रहे ना मैच, तो भाई क्यों आप एक अटैकिंग चेंज क्यों नहीं कर रहे हो? आप एक अटैकिंग चेंज करो ना भाई। आप क्रिश्चियनसन को लाने की क्या ज़रूरत थी भाई? वहाँ पे आप कसाटो को लाते, थोड़ा अटैकिंग थ्रेड, या फिर कैसाटो आप जहाँ पे क्रिश्चियनसन को लाए हो उसी जगह पे आप ओल्मो को ला देते। बाद में आप ओल्मो को ला रहे हो,
उसकी कोई नीड ही नहीं था हमारा ना। लामिन यामाल की जगह पे आप ओल्मो को ला रहे हो, अपने अपने बेस्ट प्लेयर्स को भाई उसी जगह पे खिलाओ ना। चलो मैं मानता हूँ भाई ओल्मो को नहीं लाया बिकॉज ओल्मो का फॉर्म उतना अच्छा नहीं था, लेकिन कसाडो को लाना मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा ज़रूरत था। बिकॉज मैं आपको बता रहा हूँ, कसाडो अगर आता तो डिफेंस में हमारे पास एक और एक्स्ट्रा चांस मिलता कि फ्रेंकी एकदम थोड़ा अप टॉप जाके खेल सके। बिकॉज कसाडो जो बिल्कुल जो हमारा जो डिफेंस को जो है वो पकड़ के रखता है एक एंकर मैन की तरह। तो क्या होता कि फ्रेंकी डोंग थोड़ा अप टॉप जाके खेल सकता। एंड अप टॉप हमें जो पेद्री का जो हम चीज़ देखते हैं ना, थोड़ा बहुत जो लटखटे वो करता है पेद्री अप टॉप जाके थोड़ा, वो चीज़ कल फ्रेंकी डोंग शायद उस जगह पे कर सकता। बिकॉज इसके पहले मैचेस पे हमने ऐसा देखा है कि कसाडो और फ्रेंकी डोंग जब खेलता है तो कसाडो थोड़ा डीप खेलता है, फ्रेंकी डोंग अप टॉप जाके पेद्री का जैसा रोल प्ले करता है। तो वो रोल हम कल देख सकते थे, लेकिन वो सब चीज़ भाई मतलब ऑप्शन ही नहीं था हमारे पास। चलो मैं मानता हूँ भाई हंसी फ्लिक थोड़ा ज़्यादा कल कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि वो खुद भी इन्फीरियर हो गया था भाई वो रेड कार्ड की वजह से। एंड उसका तबीयत भी सही नहीं था, डिसीजन मेकिंग भी गलत हो रहा था। भाई पता नहीं कल क्या हो रहा था, लेकिन भाई कुछ तो हो रहा था भाई हंसी फ्लिक के दिमाग पे कल। एंड मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है ये सब चीज़ देख के कि यूसीएल में बहुत जल्दी हमारा एंड होने वाला है। एंड ये टीम तो यूसीएल में जीतने वाला नहीं है। हमें जो चीज़ सबसे ज़्यादा चाहिए भाई अभी के अभी इंस्टेंट, मैं कह रहा हूँ भाई, मैं ये चीज़ इसके पहले कभी भी नहीं कहा, लेकिन अभी मैं कह रहा हूँ कि भाई हमें अराहो जैसे जो डिफेंडर्स है उसको सेल करना चाहिए। बिकॉज हर टाइम हमारे पास एक मतलब बिकॉज बिकॉज हर टाइम हमारे पास एक ना एक ऐसा प्लेयर होता है जो हम लोगों को बहुत ज़्यादा डाउनग्रेड करता रहता है, पूरे टीम के मेंटेलिटी को डाउनग्रेड करता है। इसके पहले हमारे पास था टेर स्टेगन जिसको हमने हटा दिया। एंड अभी के टाइम पे हमारे पास है रोनाल्ड अराउहो। यस, अराउहो भी उसी टाइप का प्लेयर है जो कि हम लोगों को हर जगह पे डाउन करेगा। तो मेरे ख्याल से इन सब चीज़ों से आपको मतलब हट लेना ही सही है। तो अगला विंटर ट्रांसफ़र विंडो आ रहा है, अगर विंटर हो सके तो अच्छा है, नहीं तो समर ट्रांसफ़र विंडो में अराउहो को भाई मस्ट बेचो। मैं तो कहता हूँ भाई आप विंटर ट्रांसफ़र विंडो में ही अराउहो को बेच दो, ठीक है, अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा आपको। एंड उसी पैसे से आप क्या करो, एक अच्छा सेंटर बैक लाओ आप जो कि लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक हो। बिकॉज हमें चाहिए भाई। आप कुबारसी का गेम देखो ना, कल कितना बेहतरीन गेम था कुबारसी का। कुबारसी के साथ अगर कोई भी लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक वहाँ पे रहता तो भाई हम लोग को बढ़िया गेम देखने को मिलता, पता है। लेकिन वही है भाई कि कोई अच्छा सेंटर बैक देखने को नहीं मिला कुबारसी के साथ पेयरिंग में। लास्ट में जाके सेकंड हाफ में एरिक गर्ड से देखने को मिला, जबकि हम लोग 10 मैन हो गए, तब फायदा नहीं बचता ना उसका। अब उसका फायदा क्या है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें भाई एक स्ट्राइकर की, तो भाई हमें अर्जेंटली एक स्ट्राइकर की भी ज़रूरत है जो कि भाई अच्छा रनर हो, डज नॉट मैटर, अच्छा टारगेट मैन खेले, डज नॉट मैटर भाई। एक लीथल स्ट्राइकर चाहिए हम लोगों को जो भाई भर भर के हम लोगों को गोल दे सकते हैं, हर एक हाफ चांसेस को फुल चांस में कन्वर्ट कर सके, गोल में कन्वर्ट कर सके। ऐसा स्ट्राइकर हम लोगों को चाहिए भाई। अब भाई ऐसा स्ट्राइकर मार्केट्स में कोई है तो देखो इस मार्केट में कोई नहीं है ऐसा स्ट्राइकर फिलहाल के टाइम पे। हाँ, एक चीज़ सामने आ रहा है अभी लिवरपूल के साथ, वो है कि भाई लिवरपूल में आपको पता है कि दो दो बड़े बड़े स्ट्राइकर है, हुगो एक्किटिके है एंड साथ ही आपके पास दिखाई दे रहा है अलेक्जेंडर इसाक। तो कहीं ना कहीं ऐसा कहा जा रहा है कि लिवरपूल से एक स्ट्राइकर एग्जिट लेने वाला है नेक्स्ट समर ट्रांसफर विंडो में, बिकॉज उनको अच्छा गेम टाइम नहीं मिल रहा। तो भाई देखते क्या होता है। मेरे ख्याल से भाई अगर ऐसा होता है तो फिर अच्छा ही है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें एटलेटिको मैड्रिड को, तो वहाँ पे भी सेम सीन है, सोरोलोथ एंड अल्वारेज। तो अल्वारेज को ज़्यादा टाइम मिल रहा है जिसके चलते सोरोलोथ चाह रहा है कि भाई एग्जिट लेना। तब देखो भाई सोरोलोथ से मेरा कहना ऐसा है कि सोरोलोथ इज़ ए लेवेंडोव्स्की काइंड ऑफ प्लेयर जिसके पास ज़्यादा पेस नहीं है, ठीक है, तो वो टारगेट मैन खेल सकता है लेकिन वो ज़्यादा भागेगा नहीं। तो ये चीज़ से मुझे थोड़ा दिक्कत है, बिकॉज बार्सिलोना पे ऐसा प्लेयर चाहिए जो ज़्यादा भाग सकता है। तो कहीं ना कहीं मैं तो चाहूँगा भाई कि अलेक्जेंडर इसाक मतलब हुगो टिके इनमें से कोई एक प्लेयर्स आ जाए, या फिर भाई यहाँ पे जूलियन अल्वारेज आ जाए, या फिर भाई जो बोरुसिया डॉर्टमुंड का जो एक योंग जो गुरेसी या फिर कुछ ऐसा नाम था वो स्ट्राइकर आ जाए। अब देखते हैं गाइस, पैसा भी नहीं है, ये चीज़ भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भाई सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि अभी के टाइम पे भाई अराहो को बेच दो एंड अराहो के जगह पे एक न्यू स्ट्राइकर लेकर आओ। भाई इससे बढ़िया चांस तो भाई हमारे पास नहीं मिलने वाला है अराहो को बेचने का, ठीक है। आई नो अराहो का गेम अच्छा नहीं जा रहा है, तो फिर अराहो का जो प्राइस है मार्केट प्राइस वो भी बहुत ज़्यादा घल गया है। एंड भाई मेरे ख्याल से ना पता है, देखो जो कह रहा था भाई कुछ साल पहले, आई मीन कुछ महीने पहले, कि भाई हमारे पास नंबर स्ट्राइक 9 नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, पीएसजी भी खेल रहा था नंबर 9 के अलावा, तो हमारे पास तो फेरान टोरेस से खेल लेगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो देखो ये सब होता है, ठीक है। अगर आप फेरान टोरेस को स्ट्राइकर खिलाओगे, फेरान टोरेस को लेफ्ट विंगर खिलाओगे, आप फेरान टोरेस को इवन किसी भी जगह पे खिलाओगे तो यही होगा आपका। एंड एक चीज़ पता है क्या, अभी हम लोगों का सिचुएशन ऐसा हो गया है कि अब हम लोग नॉकआउट स्टेज में जा रहे हैं जी।
हम लोग यूसीएल के नॉकआउट स्टेज में जा रहे हैं एंड नॉकआउट स्टेज में पता नहीं भाई किसके साथ मैचेस होगा, देखते क्या होता है नहीं होता है। एंड अगले ला लीगा के जो फिक्चर्स है हमारे वो भी अच्छे खासे नहीं है, मतलब अच्छे खासे नहीं है, मतलब कि भाई बड़े टीम के अगेंस्ट है। नेक्स्ट मैच हमारे ला लीगा में मतलब पता नहीं कौन सी टीम के अगेंस्ट है, लेकिन इसके बाद के जो मैचेस है वो भाई एटलेटिको माद्रिद के अगेंस्ट है दिसंबर के 3 तारीख को। तो भाई देखते हैं उस मैच में भी नज़र रहेगा कि एटलेटिको माद्रिद के अगेंस्ट बार्सिलोना अगेन कैसा खेल रहा है भाई। अब सरोला जिसका नाम अभी लिया भाई, वो तो भाई मतलब बार्सिलोना के अगेंस्ट गोल मारेगा, मेरा क्या सिचुएशन है। अल्टीमेटली भाई मैं एक ही बात कहूँगा लास्ट में कि हांसी फ्लिक जो भी सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं भाई आज के मैच में सही तो नहीं लगा, लेकिन हाँ भाई एक चीज़ तो है, हांसी फ्लिक का जो स्टाइल है इस स्टाइल से भाई हम सर्वाइव नहीं करने वाले अल्टीमेटली।